हेलो। बंगाल के सेन वंश के बाद आज जो हमारा अध्ययन होगा वो होगा सिंधु राज्य का। आपने भारत के इतिहास में कई बार सिंधु क्षेत्र का नाम सुना होगा, क्योंकि भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं उसमें अधिकतर आक्रमण इसी सिंधु प्रांत से ही होते रहे। तो ये भारत का सर्वाधिक बॉर्डर वाला स्थान रहा है या सीमा का क्षेत्र रहा है, और सिंध के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु राज्य, और सिंधु राज्य से ही भारत पर अरब आक्रमण होता है। सिंध के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में सिंध का नाम तो बार बार आता है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो अंधकारमय। 7वीं शताब्दी में ये हर्षवर्धन के अधीन रहा है। चीनी लेखक हुएशांग ये बताता है कि उस समय सिंध का जो राजा था वो शूद्र वर्ग का था और उसकी बौद्ध धर्म में आस्था थी। हर्ष की मृत्यु के बाद सिंध जो क्षेत्र होता है या सिंध राज्य होता है वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है, और 8वीं शताब्दी तक इसका राज्य काफी विस्तृत होता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के हम देखते हैं कि दक्षिण में अरब तक का जो क्षेत्र था वो कन्नौज के अधिकार में हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा है। लेकिन बाद में जब ललितादित्य का कश्मीर में शासन होता है तो कश्मीर से लेकर के उनका क्षेत्र अरब सागर और कन्नौज में पश्चिम से मकरान के क्षेत्र तक फैलता है। उसकी राजधानी एलोर होती है। जो सिंध क्षेत्र है इसकी जो राजधानी है ये एलोर होती है। इसकी राजधानी को हम एलोर बोलते हैं। और देखते हैं कि सिंध क्षेत्र के प्रांत पर केंद्रीय भाग पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है, जबकि जो शेष भाग थे इसके वो कई प्रांतों में बटे थे, और राजाओं के जो सामंत थे उन्हीं लोगों का शासन सिंध प्रांत में होता था। तो सिंध प्रांत के मुख्य भाग पर राजा का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन शेष भाग पर उनके सामंत शासन करते थे। भारत के इतिहास में हम देखते हैं तो 7वीं शताब्दी में सिंध का जो शासन है वो राय वंश के हाथ में होता है। अर्थात राय वंश का शासन 7वीं शताब्दी में हमको सिंध क्षेत्र में मिलता है, और इस वंश में हमको 6 राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके द्वारा सिंध प्रांत पर अपना शासन किया जाता है। जो पहला शासक है वो है राय दिवजी। ये जो है राय वंश का पहला शासक होता है। दूसरा है राय सिंह रस। हम देखते हैं तो इनके शासकों में राय शब्द जो है सबसे पहले जुड़ा हुआ है। तीसरा है राय साहसी। चौथा जो शासक उसका नाम है राय सिंह रस द्वितीय। पांचवा जो शासक है वो है राय साहसी द्वितीय। तो इन राजाओं के नाम हमें मिलते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है सिंध पर शासन किया जाता है। राय सिंह रस द्वितीय के बाद ये पारसिया के नियंत्रण में चला जाता है या पारसिया का आक्रमण होता है। पारसिया का शासक जो है निमरुज इस पर आक्रमण करता है और उसकी हत्या कर देता है
राय सिंहरस द्वितीय की। लेकिन पारसियों के लौट जाने के बाद राय साहसी द्वितीय शासक बनता है और उसकी हत्या जो है, इसके अंतिम शासक राय साहसी की हत्या जो है उसका एक ब्राह्मण मंत्री होता है चाच, उसके द्वारा कर दी जाती है। तो इसकी जो हत्या है राय साहसी की वो उसके ब्राह्मण मंत्री चाच के द्वारा की जाती है और चाच जो है सिंध प्रांत की या सिंध राज्य की गद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। चाच सिंह राय साहसी की विधवा से विवाह करता है और सूबेदारों के विद्रोह को दबा करके समस्त सिंध प्रांत का शासक बनता है। इसके बाद चाच के अधिकार के बाद सिंध प्रांत पर राय वंश का जो शासन है वो समाप्त होता है और चाच हमने बताया कि ब्राह्मण होता है, इसलिए जो अगला शासन होता है वो ब्राह्मण वंश का होता है। ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है और इसका जो संस्थापक है वो चाच होता है, जो कि राय साहसी की विधवा से विवाह करके सिंध क्षेत्र का अधिकारी बनता है। चाच से जब हम इतिहास देखते हैं सिंध का, तो चाच के दो पुत्र होते हैं। पहला होता है दाहिर और दूसरा जो होता है वो दाहर सिया होता है। तो चाच के दो पुत्र दाहिर और दाहर सिया होते हैं और सबसे पहले जो है चाच के बाद उसका भाई जो है चंदर शासक बनता है। जब चाच की मृत्यु होती है तो उसका भाई जो है वो चंदर शासक बनता है, लेकिन चंदर की मृत्यु भी काफी शीघ्र हो जाती है। इसके बाद उसके पुत्र, किसके पुत्र? चंदर के पुत्र दुराज और दाहिर के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष चंदर के पुत्र और दाहिर के बीच में होता है। चंदर का पुत्र दुराज होता है। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में दाहिर विजयी होता है और दाहिर जब विजयी होता है तो दाहिर के द्वारा सिंध प्रांत को आधा आधा क्षेत्र दाहिर और दाहर सिया के बीच में बांट लिया जाता है, क्योंकि ये सगे भाई होते हैं। लेकिन दाहर सिया की जब मृत्यु हो जाती है तो सिंध दाहिर द्वारा उसके अधिक क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया जाता है और संपूर्ण जो सिंध का क्षेत्र है वो दाहिर के अधीन आ जाता है। इस प्रकार से दाहिर एक शक्तिशाली शासक बनता है। लेकिन सिंध प्रांत में दाहिर का विरोध बढ़ता जाता है और उसी समय जब दाहिर का विरोध बढ़ता है तो सिंध प्रांत पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का जो आक्रमण है उसका जो कारण बताया गया है इतिहास में, वो तत्कालिक कारण यही माना जाता है कि लंका से आने वाले कुछ अरब के व्यापारिक जहाजों को समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। डाकुओं द्वारा मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों को पकड़ लिया जाता है और उन मुस्लिम स्त्रियों से दुराचार और बलात्कार किया जाता है। इस घटना से जो श्रीलंका से आते हुए जहाज को डाकुओं द्वारा लूटा जाता है और उनकी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, इससे ईरान का जो शासक है हज्जाज, जो ईरान का शासक है हज्जाज, वो काफी नाराज होता है। ये ईरान का शासक होता है और ये उस घटना से काफी क्षुब्ध होता है। इससे नाराज होकर के वो दाहिर को ये आदेश करता है, जो कि दाहिर सिंध प्रांत का शासक होता है, कि उन डाकुओं को दंडित करो और जो मालवाहक जहाजों या स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करो।
लेकिन दाहिर इन दोनों प्रस्तावों को ठुकरा देता है और इससे क्षुब्ध होकर के हज्जाज द्वारा 3 बार सिंध प्रांत पर आक्रमण किया जाता है। जो पहला आक्रमण है वो उसके सेनानायक उबैदुल्लाह द्वारा होता है। तो सिंध पर जो पहला आक्रमण होता है वो उबैदुल्लाह के द्वारा होता है, जो कि ईरान के शासक हज्जाज का सेनानायक होता है। लेकिन दाहिर इसको युद्ध में या उसकी हत्या कर देता है और इस प्रकार से ईरान के शासक का पहला सैन्य अभियान असफल होता है। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण होता है वो उसके सेनानायक बुर्दल द्वारा होता है और दाहिर उसके दूसरे अभियान को भी असफल करता है और बुर्दल की हत्या करता है। इससे खिन्न होकर के हज्जाज द्वारा अपने तीसरे सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पर आक्रमण के लिए भेजा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम उसका तीसरा सेनानायक होता है और उसके द्वारा सिंध पर तीसरा सैन्य अभियान ईरान के शासक हज्जाज के आदेश पर चलाया जाता है। उसके साथ उस युद्ध में 3000 शक्तिशाली घुड़सवार भाग लेते हैं और मोहम्मद बिन कासिम का जो ये आक्रमण है ये 712 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में वो मकरान के राजा की सहायता प्राप्त करता है। दाहिर चूंकि अपने शासन में काफी अत्याचारी शासक होता है, इसलिए उससे उसकी प्रजा भी काफी असंतुष्ट रहती है और असंतुष्ट जाट और जो मेड़ लोग होते हैं वो लोग भी मोहम्मद बिन कासिम की सहायता करते हैं। चूंकि दाहिर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता है और वो बौद्धों के ऊपर भी अत्याचार करता है, इसलिए विद्रोही बौद्ध भी मोहम्मद बिन कासिम की सहायता करते हैं। इस अभियान में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम सिंध के देवल क्षेत्र पर अपना आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध में उसे घनघोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम देवल में 17 वर्ष की आयु से 17 वर्ष की आयु से अधिक जितने पुरुष होते हैं उनकी शव की हत्या करा देता है। उसके इस आक्रमण से दाहिर घबरा जाता है और देवल में उसका सामना करने के लिए वो कोई सेना नहीं भेजता है। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध का जो दक्षिणी क्षेत्र है देवल वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद सिंध के तिरियुन, सेहवन और सिसम की विजय को प्राप्त करता हुआ मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी को पार करता है। सिंध नदी को पार करके उसका सामना अब दाहिर से होना रहता है और दाहिर जो है इसी जगह पर गलती करता है और पहला युद्ध वो आक्रामक ना होकर के सुरक्षात्मक ढंग से लड़ता है। इस युद्ध से उसका जो राजधानी है दाहिर की वो ब्राह्मणाबाद वो भी खतरे में हो जाती है, क्योंकि वो समय ब्राह्मणाबाद में होता है और वहां से वो भाग करके मोहम्मद बिन कासिम का सामना करने के लिए राबर पहुंचता है। अरब के लेखकों के अनुसार ये बताया गया है कि उस समय दाहिर के साथ 50,000 की सेना रहती है। 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं का मुकाबला होता है, लेकिन अंत में अरब सैनिक विजयी होते हैं। दाहिर इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा जाता है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर के शासन की राजधानी होती है ब्राह्मणाबाद, अलोरा, सिक्का और मुल्तान पर अधिकार हो जाता है। दाहिर के वंश का पूरी तरह से विनाश किया जाता है और इस प्रकार से संपूर्ण जो सिंध प्रांत है
वो अरबों के अधिकार में चला जाता है और अरबों का उस पर अधिकार स्थापित होता है। 715 या 16 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वो सिंध प्रांत के आगे अपने अभियान को नहीं चला पाता है, क्योंकि कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा आगे उसके प्रसार को रोक दिया जाता है और 725 ईस्वी में भारत पर अरबों का पुनः आक्रमण होता है। लेकिन गुर्जर, प्रतिहार और बदामी के चालुक्य उन आक्रमणों को असफल करते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं तो अरबों को भारत की भूमि पर कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिलती है और सिंध प्रांत के ऊपर उनका अधिकार कुछ समय के लिए ही रहता है। 9वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं तो सिंध प्रांत पर हिंदू राजाओं का पुनः अधिकार हो जाता है। तो सिंध का यही इतिहास हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम सिंध की महत्ता को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अरब आक्रमणों का कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से सिंध पर अरबों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सिंध में इसी समय इस्लाम धर्म का प्रवेश हो जाता है और सिंध के अनेक लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भारत की एक भूमि सिंध पर इस्लाम धर्म का या एक नए धर्म का बीजारोपण होता है, जिसे कि कालांतर में हम देखते हैं तो विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा अधिकाधिक रूप में भारत में फैलाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो अरब आक्रमण से भारत शासन पद्धति में, भारत के औषधि प्रणाली में, चिकित्सीय उपचार में, ज्योतिष विद्या में, संगीत में और कला स्थापत्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अनेक तत्वों को हम अरब लोगों से प्राप्त करते हैं और भारतीय संपर्क से अरब संस्कृत हम पाते हैं कि चूंकि काफी विकसित रही है तो इसलिए अरबी संस्कृत को भारत में अपनाया जाता है। अरबों के ही माध्यम से भारतीय सभ्यता के जो विभिन्न रूप हैं वो यूरोपीय देशों में भी पहुंचते हैं। तो जो अरब आक्रमण है उसका प्रभाव हम देखते हैं तो अरब आक्रमण का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो है भारत में एक नए धर्म का बीजारोपण होता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने सिंध के एक संक्षिप्त इतिहास, जिनकी जानकारी हमें ऐतिहासिक विवरणों से मिलती है, उसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।